हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ऑथोरिटी के बारे में। बात करने वाले हैं ऑथोरिटी क्या है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी क्या है। अगर टाइम मिला तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी इसी सेशन में देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन बेटा। बात करते हैं ऑथोरिटी के बारे में। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी आपको दिया होगा ओल्ड बुक में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, न्यू बुक में आपको पेज नंबर 226 पे मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन बेटा। बात करते हैं व्हाट इज द अथॉरिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे ही कि भैया अथॉरिटी होता क्या है। ठीक है, फिर अपन से बुक से पढ़ेंगे तो इजी रहेगा अपने लिए। अथॉरिटी का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ काम करने का राइट दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ काम करने का, कोई डिसीजन लेने का मैं आपको राइट दे रहा हूँ, उसे बोलते हैं अथॉरिटी देना। ठीक है, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहूँ कि आपको राइट है कि आप डेली 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ऑथोरिटी है। ठीक है, ये क्या है बेटा? आपकी ऑथोरिटी। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मैक्सिमम कितने तक जा सकते हो, 10,000 यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपकी ऑथोरिटी नहीं है। आपको ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा कि मुझे 10,000 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना है, क्या मैं प्रोड्यूस करूं? तो आपकी ऑथोरिटी कब तक है? 10,000 यूनिट तक। तो इसे बोलते हैं बेटा ऑथोरिटी। कि आपकी ऑथोरिटी कितनी है, आपकी राइट कितना है डिसीजन लेने का, उसे हम बेटा सिंपल वर्ड में बोलते हैं अपन ऑथोरिटी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि मैं आपको काम दे रहा हूँ कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 8,000 यूनिट एवरी डे। मतलब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आपको एवरी डे 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करना ही है। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको बोलता हूँ ऑथोरिटी, मतलब ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10,000 यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज योर ऑथोरिटी। अगर उससे ज्यादा आपको प्रोड्यूस करना है तो आप मुझे पहले कॉल करोगे, मैं अगर परमिट करूँ तो ही आगे प्रोड्यूस करोगे। तो ये होता है आपके अथॉरिटी। ठीक है, कि आप कहां तक डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला एक डील करने के लिए। ठीक है, कि आप रॉ मटेरियल परचेज करके आओ। तो मैंने आपको बोला कि देखो हम मैक्सिमम, मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप कब तक जा सकते हो, कि आप 1 kg रॉ मटेरियल के लिए आप मैक्सिमम 15 रुपए दे सकते हो। मैंने आपको अथॉरिटी दी 15 रुपए तक। अगर उससे ज्यादा देना है तो आप मुझे कॉल करोगे। आप कम्युनिकेशन शुरू करोगे 12 रुपए से। हम 12 रुपए का ऑफर डालेंगे उसके सामने। अगर वो 12 पे एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत बढ़िया। 13 तक भी आप जा सकते हो, दे सकते हो, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं। इवन 15 रुपए तक आप डील डन करके आओगे, मुझे पूछोगे नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उस डील को। यानी कि 15 रुपए तक आपको अथॉरिटी है उस डील को डन करने की। बट अगर सामने वाला पर्सन 15 से ज्यादा मांगता है तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या हमें डील के लिए जाना है कि नहीं। मतलब आपकी अथॉरिटी कितनी है? 15 रुपए तक है, कि आप 15 रुपए तक उस डील को डन कर सकते हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा अथॉरिटी। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन बेटा। और शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कैसे अथॉरिटी काम में आती है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी को आप अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो काम कैसे कर पाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 8,000 यूनिट एवरी डे, बट मैंने आपको ऐसा बोला हो कि अगर 5,000 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा, और उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो भैया 8,000 यूनिट प्रोड्यूस ही कैसे होगा? नहीं होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट ही नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ में चलने बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन। बात करते हैं अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। इन द मैनेजमेंट अथॉरिटी में बी डिफाइन द राइट टू गाइड। देखो दिया हुआ है, राइट टू गाइड और डायरेक्ट द एक्शन ऑफ अदर्स। हमें ऐसा राइट है कि हम किसी को गाइड कर सके, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। या एक्शन, सामने वाले को बोले कि तुम ये एक्शन करो, वो है भैया आपका अथॉरिटी। मतलब आपके पास अथॉरिटी है 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो आप वर्कर्स को डायरेक्शन दे सकते हो एक्शन लेने के लिए कि भैया प्रोड्यूस करिए। ठीक है, दिस इज योर अथॉरिटी। एंड टू सिक्योर फ्रॉम देम रिस्पॉन्स विच आर अप्रोप्रिएट टू द अटेनमेंट ऑफ दिस गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अटेनमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट। ठीक है, तो अटेनमेंट का अगर नहीं मतलब पता तो लिख सकते हो। इट इज द राइट टू यूटिलाइज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ये आपके पास राइट है कैसा? टू यूटिलाइज मतलब यूज करना ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड टू मेक डिसीजन। और डिसीजन लेने का आपके पास ये क्या है? एक राइट है। ठीक है, अथॉरिटी इज राइट टू डिसाइड एंड टू डायरेक्ट अदर टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। सेम चीज दिया हुआ है। इट रिफर्स टू राइट टू मेक अ डिसीजन। सेम चीज, टू गेट अ डिसीजन कैरिड आउट। एंड इट इज राइट टू एक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू बार्नर्ड, इसको अपन हाईलाइट करेंगे ब्लू से। ये क्या कहने चाहते हैं? ऑथोरिटी इज अ कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं रे, नहीं हुआ रे, नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ। देखो, जो ओल्ड में है और न्यू में नहीं है, ठीक है, और जो न्यू में है और ओल्ड में नहीं है, उसके लिए सेपरेट फोल्डर बना के मैं आपको दे दूंगा। मतलब पहले मैं कौन सा कवर कर रहा हूँ? जो वाला कॉमन है। ठीक है,
जो जो चीजें ओल्ड में है न्यू में नहीं है, उसके लिए आपको अलग से सेशन मिलेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कॉमन वाली चीज कंप्लीट हो गई एंड दिस इज ओनली फॉर ओल्ड, तो वो सिर्फ ओल्ड वाले अटेंड करेंगे, ठीक है। और जब मैं ग्रुप में डालू दिस इज ओनली फॉर न्यू, तो सिर्फ न्यू वाले उस लेक्चर को अटेंड करेंगे। समझ में आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन चलेंगे। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा समझो दोनों का कॉमन चल रहा है, तो दोनों स्टूडेंट्स को अटेंड करना है, ठीक है बेटा। और अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन में फोल्डर मिल जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर कॉमन वाले लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे 1 2 लेके जितने भी लेक्चर्स हैं, और एक फोल्डर मिलेगा ओनली फॉर ओल्ड, तो वो सिर्फ ओल्ड वाले ही देखेंगे। एंड एक और फोल्डर मिलेगा ओनली फॉर न्यू, तो वो सिर्फ न्यू वाले ही देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, चलिए लेट्स गो। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके बुक के रह जाए तो ऐसा मत सोचना कि भैया ये क्यों बाकी रह गया, वो मैं कवर कर लूंगा, डो नॉट वरी अबाउट इट। मुझे पूरा ध्यान है कि क्या क्या चीजें ओल्ड में अलग है, न्यू में अलग है। लेट्स गो बेटा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द अथॉरिटी। अपन यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ग्रेट ग्रेट श्रुति। Authority is a character of communication in a formal organization by virtue of which is it accepted by contributor or a member of the organization as a generating the action he contribute, that is as a governing or determining what he does। भैया ये क्या है, governing or determining what he does or is not to do so far as organization is concerned। कंसर्न से रिलेटेड क्या चीज वो कर सकता है और क्या चीज वो नहीं कर सकता, वो दिखा दी आपकी ऑथोरिटी। फिर सिमोन ने यहाँ पे ऑथोरिटी दी हुई है, उन्होंने क्या बोला है, ऑथोरिटी मे बी डिफाइंड एज द पावर टू टेक डिसीजन। ये बोल रहे भैया पावर टू टेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर। नेक्स्ट वन, इन द क्लासिकल व्यू ऑथोरिटी अगेंस्ट at some very high level of society and then is lawfully passed down from level to level। ये कैसे होता है, पास डाउन फ्रॉम लेवल टू लेवल, मतलब नीचे वालों तक जाता है। देखो मतलब ये कैसे जाता है, ऑथोरिटी कैसे जाती है, ये टॉप मैनेजमेंट है, वो अथॉरिटी देगा मिडिल मैनेजमेंट को, वो अथॉरिटी देगा लोअर मैनेजमेंट को, ठीक है, वो अथॉरिटी देगा वर्कर्स को, ठीक है। तो ये डाउन जाती है। डाउन क्यों जाती है, भैया टॉप मैनेजमेंट के पास तो सारी अथॉरिटी है, मतलब वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसमें से थोड़ा पावर जो है वो मिडिल मैनेजमेंट को देती है कि भैया आप ना इतने तक के डिसीजन ले सकते हो, अगर इससे ज्यादा डिसीजन लेना है मुझे पूछना पड़ेगा। तो ये कैसे जाती है, लेवल टू लेवल डाउन जाती जाती है, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं बेटा, लेट्स बिगिन। आ जाइए और यहाँ पे अपन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी गिवन टू पोजीशन इज अ लीगल एंड लेजिटिमेट। भैया ये ना एकदम से क्लियर और क्लिस्टर होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि उसकी अथॉरिटी कितनी है। इट इज सपोर्टेड बाय ट्रेडिशन लॉ और स्टैंडर्ड ऑफ ऑथेंटिसिटी। अथॉरिटी इज अ फॉर्मल, ठीक है। अथॉरिटी मतलब राइट एंजॉयड बाय पोजीशन इज नॉट अनलिमिटेड। देखो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी कभी भी मतलब कि राइट कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता, नॉट अनलिमिटेड। अब देखो मैं आपको बोल दूं कि आप ना रॉ मटेरियल परचेज करके आओ, कितने पे 20 रुपए पे लेके आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता भाई, 15 रुपए पे केजी पे मिल रहा है, अब 1500 पर केजी पे लेके आए, बोले भैया आपने तो बोला था कितने पे भी लेके आओ, मैं लेके आ गया। हम वो तारक मेहता वाले जो क्या बोलते हैं जेठालाल है उसके बाघा नहीं है, ठीक है, कि हम कितने पे भी उसको दे देंगे कि भैया आप जाके लेके आओ। वो तारक मेहता में ही हो सकता है कि भैया बाघा जाओ कुछ भी करके आओ, बबीता जी का काम है, ये रिपेयर लैपटॉप करना ही है तो करना ही है, ठीक है। तो वैसा नहीं होता भाई, मैनेजमेंट में कोई भी अथॉरिटी को अनलिमिटेड नहीं दिया जाता, ठीक है। अदरवाइज तो वो बंदा कुछ भी करेगा भाई, वो बोलेगा मेरी तो अथॉरिटी है ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, अथॉरिटी कभी भी किसी को अनलिमिटेड नहीं मिलती। इवन टॉप मैनेजमेंट भी होता है ना, तो भी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि भैया इतने पे जाना चाहिए कि नहीं, ये डील को करना चाहिए कि नहीं। तो किसी एक की अथॉरिटी नहीं होती, एक पर्सन ऐसा डिसाइड नहीं करेगा, वरना तो वही डिसाइड करते रहेगा भैया मेरे घर वाले को जॉब पे लगा दूं, मेरी जो अदर कंपनी उसके साथ कोलैब कर लूं। भैया ऐसा नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वोटिंग होती है, उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है। तो किसी की भी अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं होती। नेक्स्ट वन, अथॉरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वन सुपीरियर एंड अदर सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी एक रिलेशन है किसके बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब टॉप मैनेजमेंट वाला किसको देगा अथॉरिटी, मिडिल मैनेजमेंट को। तो ये दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है, ठीक है। एक सुपीरियर है एक सबऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच का क्या है, ये रिलेशन है। ओके आ जाइए नेक्स्ट वन। ऑथोरिटी इज यूज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। द बेसिक पर्पस बिहाइंड द यूज ऑफ ऑथोरिटी इज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है, पर्पस क्या है, पर्पस है टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम। मतलब हम सबऑर्डिनेट को
भैया इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आप राइट टाइम पे राइट चीजें करिए। अब देखो किसी को अथॉरिटी देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको अच्छा फील होगा कि हाँ भैया मुझे इतना पावर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उससे अच्छा फील होता है, वो राइट टाइम पे राइट काम करने का ट्राई करेगा। एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर गेटिंग थिंग्स डन। एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि कैसे काम को कंप्लीट करना है। अथॉरिटी इज आल्सो द मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मींस है, ये रास्ता है कैसा कोऑर्डिनेशन करने का, ठीक है। अब अथॉरिटी देंगे तो सामने वाला पर्सन सब काम करेगा, वो अपने को कम्युनिकेट करता रहेगा कि भैया इतनी इतनी चीजें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑथोरिटी गिव राइट ऑफ डिसीजन, ये एक राइट प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग, बिकॉज द मैनेजर कैन गिव ऑर्डर ओनली व्हेन ही इज डिसाइड व्हाट हिज सबऑर्डिनेट शुड। ये डिसीजन का राइट देता है, ठीक है। मेकिंग सॉरी, फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। ऑथोरिटी गिव्स राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आपको डिसीजन मेकिंग का राइट देता है। बिकॉज मैनेजर कैन गिव ऑर्डर ओनली व्हेन, मैनेजर कब ऑर्डर दे सकते हैं, व्हेन ही डिसाइड व्हाट इज हिज सबऑर्डिनेट शुड एंड शुड नॉट टू डू। मतलब मैनेजर कब ऑर्डर दे सकते हैं, जब उसको पता है कि उसके सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे वाले क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज बाय मेकिंग डिसीजन एंड सीइंग दैट दे आर कैरिड आउट। मतलब भैया ऑथोरिटी क्या है, डिसीजन लेके उसको हम कैरी आउट कर सकते हैं। मतलब ऑथोरिटी हमने कब एक्सरसाइज किया, सब हो सकता है जब हमने वो डिसीजन लिया, ठीक है। ऑथोरिटी इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव थिंग, ऑथोरिटी एक ऑब्जेक्टिव थिंग है, बट इट्स एक्सरसाइज इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। इट्स एक्सरसाइज डिपेंड अपॉन, ये कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन पर्सनालिटी फैक्टर ऑफ द मैनेजर, personality factor of the manager who can use it and subordinate with whom it is so exercise। भैया एक मैनेजर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी ऑथोरिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लाइन एंड स्टाफ ऑथोरिटी। ये लाइन एंड स्टाफ ऑथोरिटी क्या होती है, लाइन ऑथोरिटी का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो लाइन ऑथोरिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसको ऑथोरिटी देना कि हाँ भैया तुम प्रोड्यूस करो, तुम प्रोड्यूस करो। और स्टाफ ऑथोरिटी हेल्पिंग द प्रोडक्शन, बोलते भैया देखो, अब सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन कोई टॉप मैनेजमेंट वाला या मिडिल मैनेजमेंट वाला नहीं कर रहा होगा, या लोअर मैनेजमेंट वाला भी मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं कर रहा। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वर्कर कर रहा है। तो वर्कर जो काम कर रहा है, मतलब मैंने 10 वर्कर को बोला कि आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करिए, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं लाइन अथॉरिटी। उस वर्कर्स को जो अथॉरिटी मिली है उसे हम बोलते हैं लाइन अथॉरिटी। और वर्कर बोलते हैं कि भैया हमें इस 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 मशीन अवेलेबल चाहिए, प्लस हमें इतना केजी रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें अवेलेबल करवाइए। तो मेरे पास जो अथॉरिटी है उस मटेरियल को अवेलेबल करवाने का, उसे हम बोलते हैं स्टाफ अथॉरिटी। मेरा जो काम है, मैं जो चीजों को अवेलेबल करवा रहा हूं क्योंकि मेरी अथॉरिटी में है वो चीज करना, तो उसे हम बोलते हैं स्टाफ अथॉरिटी, मतलब हेल्पिंग द प्रोडक्शन। और जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे बोलते हैं बेटा लाइन अथॉरिटी। लाइन मतलब लेबर से, और स्टाफ जो मैनेजमेंट या अदर पीपल जो हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसे अपन बोलते हैं। आ जाओ, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल। लाइन मैनेजर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दिस गोल्स। लाइन मैनेजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, line manager are directly responsible for these goals। Line authority is represented by standard chain of command starting with the board of director and extending down through us। अब ये क्या है, लाइन अथॉरिटी कैसे जाती है, लाइन अथॉरिटी ऑब्वियसली जब अथॉरिटी की बात की वैसे ही सेम चेन में जाती है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से वर्कर तक जाती है। मतलब टिल एंड जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहा है, डाउन थ्रू द वेरियस लेवल इन हायरार्की टू पॉइंट वेयर द बेसिक, where the basic activity of organization are carried out। बेसिक एक्टिविटी जहां तक जा रही है वहां तक एक्चुअल में जो काम कर रहा है उस तक अपन क्या करेंगे, अथॉरिटी लेके जाएंगे। स्टाफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, स्टाफ अथॉरिटी जो एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं कर रहा है बट हेल्पिंग द प्रोडक्शन। स्टाफ अथॉरिटी बिलोंगिंग टू दोज इंडिविजुअल्स और ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड सर्विस एंड एडवाइस टू लाइन मैनेजर। मतलब जो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको क्या करना, उसको एडवाइस प्रोवाइड करना या तो सर्विस प्रोवाइड करना। स्टाफ कैन ऑफर लाइन मैनेजर प्लानिंग एडवाइस। क्या स्टाफ क्या प्रोवाइड करता है, स्टाफ कैन स्टाफ कैन ऑफर, लाइन मैनेजर क्या ऑफर कर सकता है, एडवाइस थ्रू रिसर्च एनालिसिस ऑप्शन डेवलपमेंट एटसेट्रा। इन सबसे क्या कर सकता है भैया, उनको मैनेजर को चीजें प्रोवाइड कर सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओके ये हो गया अपना, सॉरी ये हो गया अपना बेटा कौन सा, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी, पोजीशन इज अ लीगल एंड लेजिमेट, वो अनलिमिटेड ऑथोरिटी किसी को नहीं दी जाती है। ये एक रिलेशन है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का। यहाँ पे एक पर्पस होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिससे
सबऑर्डिनेट राइट टाइम पे राइट काम करे, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिस फॉर थिंग्स डन, ठीक है, एंड मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें दिया जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव बट इट्स एक्सरसाइज ऑलवेज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन द कि भैया मैनेजर की पर्सनालिटी फैक्टर्स क्या क्या चीज है। लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी अपन बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। आ जाइए, ठीक है, ओल्ड बुक में शायद लास्ट में दिया हो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो एक बार ओपन कर लीजिए बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी देना। क्या होता है, अथॉरिटी देना, डेलीगेट करना। मतलब मेरे पास अथॉरिटी है कि फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं रॉ मटेरियल परचेज का। मेरे पास अथॉरिटी है, देखो मैं मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हूँ, ऊपर टॉप वाला है, तो टॉप वाले ने मेरे को बोला कि प्रतीक हमें 1000 केजी रॉ मटेरियल परचेज करना है और हम मैक्सिमम 20 रुपए दे सकते हैं। कितने, 20 रुपए। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा बोला कि अगर तुम 15 से नीचे रखोगे, अगर आप 18 रुपीज से नीचे रखोगे तो आपको 10% बोनस मिलेगा, अगर आप 15 से नीचे रखोगे तो आपको 15 रुपए का बोनस मिलेगा। मतलब मैं क्या ट्राई करूंगा कि 15 रुपए से नीचे ही डील डन हो जाए, इसमें मेरा भी फायदा होगा, कंपनी का भी फायदा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सबऑर्डिनेट को बोलूंगा जो एक्चुअल में परचेज का काम करता है, मैं उसको कॉल करूंगा, बोलूंगा देखो हमें ना 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब सिंपल सी बात बताओ, क्या मैं उसको ये बोलूंगा कि तुम 20 रुपए तक परचेज कर सकते हो, नहीं बोलूंगा। अदरवाइज वो डायरेक्टली 20 तक का टारगेट रखेगा और परचेज कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। मैं उसको बोलूंगा हमें 12 पे परचेज करना है, मैक्सिमम तुम 15 तक दे सकते हो, अगर 15 रुपए से ऊपर एक भी रुपया देना है तो मुझे कॉल करना, उसके पहले आप डील मत डन करना। तो जो एक्चुअल में परचेज करने वाला है, जो एक्चुअल में डील करने वाला है, उसको मैंने क्या किया, डेलीगेट किया मेरी अथॉरिटी। ऊपर वाले ने मेरे को अथॉरिटी दिया, मैंने नीचे वाले को अथॉरिटी दिया। क्या मैंने अपनी फुल्ली अथॉरिटी दे दी, नहीं, मैंने पूरी अथॉरिटी नहीं दी, मैंने उसको थोड़ी अथॉरिटी दी। अगर मैं उसको पूरी अथॉरिटी दे दूंगा तो वो भी मैनेजर की तरह ही बन गया ना। अगर मेरे पास 20 रुपए का परचेज का पावर है तो उसके पास भी 20 का पावर है, तो वो तो मेरे लेवल का हो गया। नहीं, मैं उसको पूरा नहीं अथॉरिटी दूंगा, मैं कितना दूंगा, उसको थोड़ा अथॉरिटी दूंगा, ठीक है। तो मैं उसको बोलूंगा भैया 15 तक तुम परचेज कर सकते हो, अगर उससे ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो पहले मुझे कॉल करियो, उसके पहले आप परचेज नहीं करोगे। तो उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी देना। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरी अथॉरिटी कम हो गई, नहीं, मेरी अथॉरिटी तो 20 तक की है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, आपको आगे रीजन आएंगे कि डेलीगेशन क्यों नहीं होता है। तो उसमें एक रीजन आता है कि भैया मैनेजर ये सोचता है कि मेरी अथॉरिटी कम हो जाएगी, भैया मेरी अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मेरी तो 20 तक की अथॉरिटी है, बट मैं सामने वाले को क्यों अथॉरिटी दूंगा। अब सिंपल सी बात बताओ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों होगा, भैया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसलिए होगा क्योंकि मैनेजर के पास बहुत काम होंगे। अब देखो मेरे पास एक रॉ मटेरियल परचेज करने का तो काम नहीं है, मेरे पास सेल्स देखना है, लेबर को देखना है, मशीन को देखना है, सब मेरे पास काम है। अब सब मैं अकेला करने जाऊंगा, फिर पॉलिसी भी बनाना है, प्लान भी बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, रिव्यू भी करना है, कंट्रोल भी करना है। अब सब चीजें मुझे करनी है, तो मैं अकेला बंदा थोड़ी ना सब चीजें कर पाऊंगा, मुझे किसी को तो काम देना पड़ेगा, तो मैं उसको अथॉरिटी दूंगा कि यहाँ तक का काम तुम कर लेना। जैसे कि लेबर हो गया, तो लेबर को लेके आना है, तो पर डे के दिहाड़ी जो चल रही है 400 रुपए चल रही है, ठीक है, हमें अर्जेंट में लेबर चाहिए। टॉप मैनेजमेंट ने बोला प्रतीक कुछ भी करो, 700 रुपए भी देने पड़े, बट लेबर होने चाहिए अपने फैक्ट्री में कल, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, 700 तक वी आर रेडी टू पे, बट हमारे यहाँ पे 100 लेबर कल मॉर्निंग में होने चाहिए। तो मैं अपने नीचे वाले को, मैं थोड़ी ना जाऊंगा उसको लेबर के लिए बात करने के लिए, मैं नीचे वाले को अथॉरिटी डेलीगेट करूंगा कि भैया अभी 400 रुपए चल रहे हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 600 तक मुझे 100 एम्प्लॉय चाहिए, कुछ भी करो, 100 लेबर मुझे कल के कल चाहिए। उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। ये क्यों करता है, क्योंकि मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता ना सारे काम, तो मैं अथॉरिटी डेलीगेट करता हूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि भैया तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ मैं अथॉरिटी भी दे रहा हूं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे रहा हूं कि 100 लेबर होने चाहिए, और अथॉरिटी क्या दे रहा हूं, 600 तक पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम अपने वर्कलोड को कम करना चाहते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे फोकस करें। जैसे कि ये जो चीजें हैं ये तो चलो मेरे बिना दूसरा बंदा कर लेगा, बट प्लान बनाना, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना, वो सब चीजें बाकी वाले नहीं कर सकेंगे जो मेरे पास नॉलेज है, तो मुझे उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है, इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत जरूरी है अगर आप मैं अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। आ जाओ, डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी। देखो ये एक्ट ऑफ असाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को असाइन करते हैं, उसे बोलते हैं डेलीगेशन, मतलब देना। आ जाइए, किसको देना, सबऑर्डिनेट्स को। डेलीगेशन हैज अ, सॉरी,
डेलीगेशन एज ए 3 एलिमेंट, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है भैया? एक तो ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये 3 क्या है भैया? उसके एलिमेंट्स है। ऑथोरिटी, उसको काम करने का राइट देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर उसने काम नहीं किया तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल। एंड अकाउंटेबिलिटी, क्यों नहीं हुआ उसका रीजन उसको देना पड़ेगा अपने को, मतलब आंसरेबल। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग, देखो ये डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम, मैं अपने काम को डिवाइड करना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का यूज करूंगा। द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज ऑब्वियसली नेसेसरी फॉर एफिशिएंट फंक्शन, देखो ये नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सिंस नो सुपरवाइजर कैन पर्सनली अकम्प्लिश और कंप्लीटली सुपरवाइज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, भैया एक ही पर्सन सारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन एंड बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कराऊंगा, रीजन ये है कि आप एक वर्ड को पढ़ के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया इसका मतलब ये होता है। Delegation take place when the superior grants some direction to a subordinate. The subordinate must act within the limit prescribed by the superior. डेलीगेशन ऑथोरिटी कब होता है? जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देता है और सबऑर्डिनेट उसके दिए गए राइट के हिसाब से ही वो काम करेगा। सबऑर्डिनेट मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय सुपीरियर, मतलब मैंने उसको लिमिट दे दी कि तुम 600 से ज्यादा एक एम्प्लॉय का, एक लेबर का नहीं दे सकते, तो उसको उस लिमिट के रहते ही काम करना है। ऐसा नहीं फिर वो बोलेगा भैया मैंने ना 100 एम्प्लॉय को बोल दिया 100 लेबर कल आ जाएंगे फैक्ट्री में, 650 रुपए का रेट डिसाइड किया। मैं बोलूंगा तूने किसको पूछ के किया? मैंने तेरे को बोला था 600 से ज्यादा नहीं देना, अगर तेरे को देना है तो मेरे को कॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसकी अथॉरिटी सिर्फ 600 की है और उसको विद इन लिमिट ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ही इज नॉट फ्री टू यूज अथॉरिटी, देखो आर्बिट्रेरीली, मतलब वो अंधाधुन अपनी अथॉरिटी का यूज नहीं कर सकता है। ही हैज टू यूज इट सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज एंड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो पॉलिसीज एंड रूल्स के हिसाब से ही अथॉरिटी का यूज कर सकता है। डेलीगेशन टेक प्लेस व्हेन द सीनियर ग्रांट सम डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, सीनियर ग्रांट सबऑर्डिनेट टू डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट वन, अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट एंटायर अथॉरिटी, कैन नॉट डेलीगेट एंटायर अथॉरिटी। अब भैया मैं अगर पूरी की पूरी मेरी अथॉरिटी उसको दे दूंगा तो वो मैनेजर की लेवल पे ही हो गया ना। ठीक है, इफ इट डेलीगेट्स ऑल द अथॉरिटी ही possesses his position to the subordinate, मतलब सबऑर्डिनेट मेरी पोजीशन होल्ड कर रहा है, ऐसा ही माना जाएगा। जनरली द अथॉरिटी regarding routine decision and for execution of the policy is delegated to subordinate। कैसी authority दी जाती है? routine decision and for execution of the policy, मतलब पॉलिसी जो हमने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम अथॉरिटी किसी को देते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि लोग टाइम पे आने चाहिए, तो हमने अपने नीचे वाले एक पर्सन को बोला कि भैया अगर लोग टाइम पे नहीं आता तो दिस इज, ये आपको मैं अथॉरिटी देता हूँ कि आप उनको काम से हटा सकते हो। ठीक है, या अगर 5 बार फॉलो नहीं कर रहे काम से हटा सकते हो मुझे पूछे बिना। तो ये अथॉरिटी देना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉलिसी जो डिसीजन लिया वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जो पॉलिसी बनाई है उसको हम क्या कर सके? एग्जीक्यूट कर सके। द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विच इज डेलीगेटेड डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। जो अथॉरिटी, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी depends upon several factors. Example, ability to philosophy of the management, the confidence of the superior in his subordinate। ये जो हम अथॉरिटी देंगे वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि नीचे वाला जो है वो उसकी सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। नीचे वाला मतलब मेरे को जिसको अथॉरिटी देनी है, मुझे जिसको पावर देना है, ठीक है, कि भैया तुम ये काम कर सकते हो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या वो काम कर सकेगा कि नहीं। अगर ऐसा फुद्दू सा पर्सन है मेरे अथॉरिटी दे दी वो भैया कोई भी काम बिगाड़ देगा और ऑर्गेनाइजेशन का काम बिगड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड्स करता है काफी फैक्टर्स के ऊपर। डेलीगेशन डज नॉट इंप्लाई द रिडक्शन इन द अथॉरिटी, डज नॉट इंप्लाई द रिडक्शन इन द अथॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी अथॉरिटी कम होगी, मेरी अथॉरिटी तो है 20 तक की, मैं उसको अथॉरिटी दे रहा हूँ तो 15 तक तू भी बाय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेलीगेशन में भी स्पेसिफिक और जनरल, ये स्पेसिफिक और जनरल भी हो सकती है, रिटर्न और इम्प्लाइड भी हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकती है। स्पेसिफिक मतलब मैं उसको बोलूँ तू सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करेगा 15 तक, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी का तू कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा, मतलब मैंने उसको स्पेसिफिक क्या दी है? अथॉरिटी दी है। रिटर्न में दे सकता हूँ, इम्प्लाइड दे सकता हूँ, फॉर्मल में दे सकता हूँ, इनफॉर्मल वे में दे सकता हूँ। ठीक है, डेलीगेशन डज नॉट मीन द एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मैनेजर कैन एस्केप फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। देखो, नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते।
अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि तुम ना 15 रुपए तक बाय कर सकते हो रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो उस और मेरे को अथॉरिटी थी 20 तक की। अब वो बंदा बाय करके आ गया 22 रुपए पे, ठीक है। मैंने उसको खरा खोटी सुना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट टॉप मैनेजमेंट वाला मेरे को पूछेगा कि प्रतीक बाय हो गया रॉ मटेरियल, मैं बोलूंगा हाँ भैया हो गया रॉ मटेरियल। वो बोलेगा कितने पे बाय किया, मैं बोलूंगा 22। तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे को बोला था 20 तक बाय करने का, तूने 22 पे बाय ही कैसे किया। मैं बोलूंगा भैया मैंने नहीं किया, मेरे नीचे वाले ने किया जिसको मैंने काम दिया था। वो बोलेगा मैं कुछ नहीं जानता, मैं नीचे वाले को नहीं जानता, मैंने तेरे से बात की थी, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी को अथॉरिटी देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खिसक जाऊंगा। नहीं भैया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले थी। समझ में आ रही है बातों को? चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो ये कैसी बात हो गई पता है, ये इसका एक सिंपल एग्जांपल जो आपकी लाइफ में हुआ होगा। आपको कोई टीचर ने होमवर्क दिया, ठीक है, और आपको बहुत होमवर्क था। तो आपने क्या किया, अपने छोटे भाई या छोटे बहन को बोला कि इतना ना 2 पेज मेरे को लिख के देना। तो वो 2 पेज की जगह 1 पेज लिखा और बंद कर दिया, बोला 2 पेज कंप्लीट हो गए। आप दूसरे दिन क्लास में गए, बोले कि होमवर्क जिसने नहीं किया वो खड़े हो जाओ। तो भैया आपने तो सोचा हमने तो होमवर्क किया। वो पूछे, हम रैंडमली पूछेंगे भैया, पहले भी बोल रहे हो खड़े हो जाओ। तो आप खड़े नहीं हुए क्योंकि आपको लगा आपके छोटे भाई ने तो कंप्लीट कर दिया, बट उसने तो कितना 1 ही पेज लिखा था। आपको पूछा टीचर ने, लाओ बताओ आपका होमवर्क, आप खड़े नहीं हुए। आपने देखा हाँ कंप्लीट है कंप्लीट है कंप्लीट है। आपने टीचर ने देखा 1 ही पेज कंप्लीट है, बोले कि आइला 1 ही पेज है, दूसरा पेज किधर है। बोले सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो आपको डांटेंगे, तो आप डांटेंगे तो ऐसा नहीं बोल सकते ये तो मेरे ना मैंने अपने भाई को बोला था उसको करने के लिए, उसने सही से नहीं किया, आप उसको डांटो। नहीं भैया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू योर होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे उस मिडिल मैनेजमेंट का जो बंदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स गो। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का इंपोर्टेंस क्या है बात करते हैं, लेट्स गो। Delegation of dynamics of management and essence of the sound organization. The importance of delegation is due following advantages that is provide. ये कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, चलो जानते हैं क्यों डेलीगेशन जरूरी है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको समझा दिया, वर्कलोड को कम करने के लिए, ठीक है, स्मूथ अच्छी तरीके से काम चलेगा इसीलिए, ठीक है, उस सब चीज के लिए। कोई नया पर्सन जो होगा जिसको मैंने काम दिया, हो सकता है कि वो मेरे से भी एक्सपर्ट हो और वो मेरे से भी अच्छा काम करे, तो मेरे को एक नया पर्सन मिलेगा कि हाँ भैया ये ना इस फील्ड में बहुत माहिर है, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भैया तुम ना 15 रुपए तक परचेज कर सकते हो, 12 रुपए अभी चल रहा है मार्केट में, वो शायद 10 पे परचेज करके आ जाए। तो भैया मेरे को ना एकदम से माइंड ब्लो कर देगा, भाई ये बंदा ना सुपर्ब है। इट अनेबल द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट, पहली बात तो ये टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड, वर्कलोड को कम कर सकते हैं, बहुत ईजी। दूसरा, डेलीगेशन फैसिलिटी द क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखो मैं ही लेबर को लेने जाऊंगा, मैं ही मटेरियल को परचेज करने जाऊंगा, मैं ही मशीन को अवेलेबल करवाने जाऊंगा, तो डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएंगे। बेटे चीज है, मैंने तीनों को काम दे दिया और बोला 1 घंटे में कंप्लीट करो, तो 1 घंटे में 3 काम कंप्लीट हो जाएंगे। डेलीगेशन हेल्प टू इंप्रूव, इसके साथ साथ क्विक डिसीजन का मतलब ये है कि अगर मैंने सामने वाले को अथॉरिटी दिया, अब देखो मैंने उसको काम दे दिया कि तुम परचेज करने जाओ, बट मैंने उसको ये बोला कि तुम ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे को कॉल करोगे, मतलब मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी। अब वो डील कर रहा होगा, वो बोलेगा मैं अपना 15 रुपए पे बेचूंगा, तो मेरे को कॉल करेगा भैया ये 15 बोल रहा है, मैं बोलूंगा उसको 14 बोल, ओके भैया बोलता हूँ। फिर वो बोलेगा भैया 14 रुपीज पे परचेज, वो बोलेगा नहीं 14.5 पे, फिर वो मेरे को कॉल करेगा भैया 14 पे, मतलब क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर मैंने उसको बोला 15 रुपए तक तू कर देना डील, मेरे को पूछना भी मत, तो डिसीजन क्विकली हो सकेगा, ठीक है। सर मेरा भैया अपना पूरा असाइनमेंट हमसे लिखवाए हैं 100 पेज का, हम 4 पेज लिखे ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अब उसको टीचर को भी मैसेज कर देना था ना व्हाट्सएप पे कि सर ना उसके ये 4 पेजेस खास देखना उसने लिखे कि नहीं दिखे। आगे, डेलीगेशन हेल्प टू इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन, डेलीगेशन से क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। मतलब मैं अगर नीचे वाले को बोलूंगा कि तुम 15 रुपए तक बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है, तो उसको क्या होगा, आइला मेरे पे भरोसा है, उसको अंदर से फील होगा कि नहीं मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ। By clerically defining the authority and responsibility of subordinate, the manager can maintain healthy relation. Manager healthy relationship को maintain कर सकता है, क्योंकि अगर मैंने उसको clearly उसकी authority and responsibility decide की है, तो हम healthy relation भी बना सकते हैं। Next one, delegation binds the formal organization together. ये ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़ के रखता है, क्योंकि मैं नीचे वाले को काम दे रहा हूँ, वो दूसरे को काम दे रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। डेलीगेशन अनेबल द मैनेजर टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज,
ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ सबऑर्डिनेट। मतलब अगर मेरे को पता है कि नीचे वाला जो पर्सन है वो एक लड़की है, ठीक है, जिसको मैंने रॉ मटेरियल परचेज में लगाया हुआ है, तो मेरे को पता है कि गर्ल्स की बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरे से भी अच्छी है। तो मैंने क्या सोचा कि वो परचेज करने जाएगी तो उसकी एक्सपर्टाइज हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम में आएगी। तो इससे क्या होती है कि सामने वाले की एक्सपर्टाइज भी अपने को पता चलती है। डेलीगेशन हेल्प टू एंश्योर द continuity in the business because the manager at lower level are unable to acquire valuable experience in decision making। लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उसको हम एक्सपीरियंस मिलता है उसको डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि तुम डिसीजन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको भी एक एक्सपीरियंस मिलता है डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो वो अपने को अल्टीमेटली मैनेजमेंट में अपने को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, कि कैसे हम डेलीगेशन करेंगे, मतलब कैसे हम अथॉरिटी को देंगे, क्या क्या स्टेप हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर हम अथॉरिटी ऐसे नहीं ब्लाइंडली अथॉरिटी दे दिया, हाँ भैया तू परचेज करके आ जा, नहीं, हम कुछ चीजों को देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, अगर हमें सही लगा तो ही हम अथॉरिटी देंगे, ऐसे ब्लाइंडली अथॉरिटी नहीं देंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें रिजल्ट चाहिए कि 15 रुपए में रॉ मटेरियल परचेज हो जाना चाहिए, तो दिस इज द रिजल्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट। मेरे को वो रिजल्ट क्या चाहिए पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजर हैज टू डिफाइन द रिजल्ट ही वांट टू ऑब्टेन। उसको मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए मेरे सबऑर्डिनेट से, वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मैं ड्यूटीज को असाइन करूंगा, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, ठीक है। मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो रॉ मटेरियल ए मुझे 12 रुपए पे चाहिए, रॉ मटेरियल बी मुझे 15 पे चाहिए, रॉ मटेरियल सी मुझे 20 रुपए पे चाहिए। तो पहले तो मैं उसको बोलूंगा नहीं प्राइस, पहले मैं उसको बोलूंगा तो रॉ मटेरियल ए परचेज करेगा, तू बी और तू सी। पहले देखूंगा कि क्या वो अपनी ड्यूटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बी वाला बोलेगा नहीं यार भैया मैं ना बी बी कहाँ से परचेज करना मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं आता परचेज करना ये वो, तो मैं उसको अथॉरिटी का ही को दूँ। तो पहले मैं उसको ड्यूटीज दूंगा कि क्या भाई तू ये काम करने के लिए रेडी है, अगर वो हाँ बोलता है हाँ भैया आई एम रेडी टू डू दिस वर्क, फिर मैं उसको क्या करूंगा ग्रांटिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी। पहली बात डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे क्या रिजल्ट चाहिए वो मैं डिसाइड कर लूंगा, ओके मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मतलब मुझे ए 12 पे परचेज करना है, बी 15 पे और सी 20 पे परचेज करना है, दिस इज माय रिजल्ट। फिर मैं ड्यूटीज एलोकेट करूंगा, तू ये परचेज करेगा, तू बी तू सी, वो हाँ बोल देंगे, फिर उसको अथॉरिटी दूंगा कि तू 11 रुपए पे परचेज कर सकता है, 14 पे परचेज कर सकता है और 18 पे परचेज कर सकता है, ठीक है। द मैनेजर हैज द असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज असाइन करेंगे। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज इन मैनेजरियल मीनिंगलेस अनलेस द एडिक्वेट अथॉरिटी इज गिवन। भैया ड्यूटीज का कोई भी काम नहीं रहेगा अगर हम उसको अथॉरिटी नहीं देंगे। मतलब मैं उसको बोलूंगा तू ए परचेज करके आ, बोलेगा भैया कितने रुपए पे, कुछ अथॉरिटी दो, कितना केजी लेना है, किससे लेना है, कुछ अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी ना मेरे को। तो मैं उसको अथॉरिटी दूंगा कि तू 11 रुपए तक परचेज कर सकता है। तो अगर अथॉरिटी नहीं दूंगा तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो उसको तो कॉल करना पड़ेगा बार बार। तो अगर मैं उसको ड्यूटी दे रहा हूं तो मुझे उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। दे कैन नॉट डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द एडिक्वेट अथॉरिटी। भैया अथॉरिटी नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक मैं उसको अथॉरिटी नहीं दूंगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी देना बहुत जरूरी है। फिर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, अगर वो नहीं कर पाया 11 रुपए पे परचेज, 12 पे परचेज किया, बात हुई, ठीक है, तो उसको मुझे रीजन बताने पड़ेंगे, आंसरेबल होना चाहिए वो कि क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है कि वो बोले भैया इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मोनोपोली है इसकी, इसीलिए हमें ज्यादा पे परचेज करना पड़ा, ठीक है। द सबऑर्डिनेट टू whom the authority is delegated must be made answerable for the proper performance of the assigned duties, ठीक है। उसने हमने जो उसको ड्यूटी दी उसका वो परफॉर्मेंस कैसा हुआ, कितना हुआ, प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, उन सबका वो आंसरेबल होना चाहिए। तो प्रोसेस कैसी है, मैं रिजल्ट डिसाइड करूंगा, फिर मैं ड्यूटीज बांटूंगा, फिर मैं अथॉरिटी दूंगा, और फिर क्या करेंगे भैया अकाउंटेबिलिटी उसकी रहेगी, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती है इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। आ जाओ अभी अपन बात करते हैं डिफिकल्टीज इन द डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब अब चलो हम अगर अथॉरिटी दे देते हैं तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम आएगी। भैया एक तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हमने गलत बंदे को दे दिया तो काम बिगाड़ देगा, हाँ भैया। तो ये ऐसी कुछ डेलीगेशन में प्रॉब्लम्स अपने को आ सकती है, गलत डिसीजन ले लेगा, ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम सही से चल रहा है गलत चलने लग जाएगा, ये सब चीजें अपने को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। एक मिनट जस्ट 30 सेकेंड्स मैं पानी पी लेता हूँ।
चलो लेट्स गो, आ जाओ बेटा। डेलीगेशन का भी कितना पार्ट है? तो बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हो पाएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, कितना इतनी घाई घाई भी नहीं है अपने को। ठीक है, चलो आ जाओ। ऑन द पार्ट ऑफ नॉन डेलीगेशन, डेलीगेटर मतलब जो डेलीगेट कर रहा है उसके पार्ट में, मैनेजर आर ऑफन रेलिवेंट टू डेलीगेट द एडिक्वेट अथॉरिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मतलब क्यों मैनेजर अथॉरिटी देने से मना करता है, उसके कुछ रीजंस है। ठीक है, अगर मुझे नीचे वाले को अथॉरिटी देनी है तो मैं क्यों ऐसा सोचूंगा कि नहीं यार अथॉरिटी नहीं देनी, मैं ही काम कर लूंगा, मैं क्यों सोचूंगा। आज some manager may not delegate the authority because of their lure of authority. They are autocrats and think that the delegation will lead to reduction of their influence in the organization. मतलब ऐसा होगा कि अगर मेरे से भी वो अच्छी डील करके आएगा तो मेरा जो इन्फ्लुएंस होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने 5 लोगों को अथॉरिटी दे दी, तो मेरे की जगह उनकी 5 लोगों की अथॉरिटी है, तो खुद डिसीजन ले रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि मेरे से काम नहीं हो रहा, वो 5 से काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या होगा, इन्फ्लुएंस शायद कम हो सकता है। मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अथॉरिटी शायद नहीं दूंगा। सब मैनेजर फील नन कैन डू द जॉब एज वेल एज दे कैन डू। कई बार ऐसा होता है कि यार ये जो मटेरियल परचेज करने जा रहा है ना, मेरे जैसा तो नहीं कर सकता, ये लेबर को लेने जा रहा है ना, मेरे जैसा नहीं कर सकता, हमको लगता है कि हम ही सब अच्छा कर सकते हैं। तब क्या होता है, तब डेलीगेशन नहीं होता। अब देखो, अब एक प्रैक्टिकल बात कर देता हूँ, जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स कई बार ग्रो नहीं कर पाते, उसके रीजन क्या होता है, ऐसा लगता है लोगों को कि हम ही सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं। ये 1-2 साल मेरे में भी था। ठीक है, कि ये चीज ना मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ। अगर एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा एनिमेशन कोई नहीं बना सकता, तो मैं ही खुद काम करता था। तब मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर मुकेश अंबानी सारा काम करेगा तो इतना रिलायंस होता ही नहीं। तो तब मेरे को पता चला कि नहीं यार, मेरे को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों काम देने पड़ेंगे। फिर मैंने ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग सब चीजें बाहर देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ही सब काम करने जाऊंगा तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसा कोई नहीं कर सकता, बट इसके कारण आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन, व्हेन मैनेजर इज इनकॉम्पिटेंट, his work method and procedure are likely to be faulty. He gives all the authority to himself for fear of being exposed. अब ये क्या कह रहा है कि मैनेजर इज इनकॉम्पिटेंट इन हिज वर्क मेथड एंड प्रोसीजर। अब देखो मेरे को ही नहीं पता कि काम कैसे करना है, अगर मैं दूसरों को दूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। सामने वाले समझ जाएंगे कि भैया इनको तो काम ही नहीं आता है, समझाना भी नहीं आता, काम कैसे करना है वो भी नहीं पता उनको, तो हम कैसे करेंगे। तो ये मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं किसी को अथॉरिटी नहीं दूंगा। फ्यू मैनेजर, देखो यहाँ पे for a fear of being exposed. Few managers are inclined to accept the risk of wrong decision which subordinate might take. कुछ मैनेजर को ऐसा लगता है, आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ द रॉन्ग डिसीजन, कि अगर नीचे वाला रॉन्ग डिसीजन ले लेगा तो वाट तो मेरी लगेगी, टॉप मैनेजमेंट तो मेरे को बोलेगा, इसलिए वो कई बार अथॉरिटी नहीं देते हैं। नेक्स्ट वन, द मैनेजर मे नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज हिज फील्स दैट हिज सबऑर्डिनेट आर नॉट कैपेबल एंड रिलायबल। ऐसा सोचता है कि नीचे वाला जो है ना वो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, या उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। A manager is not likely to delegate authority when he cannot issue suitable direction to guide the activity of subordinate। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनको गाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको अथॉरिटी नहीं देते। Effective delegation requires the adequate control and the means of knowing the proper use of the authority. A manager will hesitate to delegate authority if he has no mean to ensure the authority is being properly used by the subordinate. वो तब नहीं देगा जब उसको लगता है कि भैया सबऑर्डिनेट है वो सही तरीके से अथॉरिटी का यूज कर रहे हैं, या उसको गाइड कैसे करना है, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर वो मैनेजर नहीं कर पाएगा तो वो अथॉरिटी देना भी बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। अब कौन से पार्ट पे बात करें, सबऑर्डिनेट के पार्ट पे, मतलब जिसको अथॉरिटी लेनी है। ठीक है, मैं नीचे वाले को अथॉरिटी दे रहा हूं तो नीचे वाला क्या सोचेगा, वो कब अथॉरिटी नहीं लेगा उसके बारे में बात करें। मे नॉट लाइक टू एक्सेप्ट द डेलीगेशन। अब देखो पहला क्या था भैया, पहला ये था कि कब, पहले ऐसा सोचो मैं हूं मिडिल मैनेजमेंट और नीचे लोअर मैनेजमेंट, तो ये जो रीजन देखे वो ये थे कि कब मिडिल मैनेजमेंट नीचे वाले को अथॉरिटी नहीं देगा। ठीक है, अब ये देख रहे कि कब नीचे वाला पर्सन अथॉरिटी नहीं लेगा। ठीक है, अब क्या देखना है,
कब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नहीं लेगा, वो मना कर देगा, नहीं भैया हम नहीं लेंगे अथॉरिटी, आप ही काम करो, वो कब नहीं करेंगे उसके बारे में देखते हैं। लेट्स गो। सबऑर्डिनेट में बी reluctant to accept the delegation when they lack of self confidence, नीचे वाले को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको लगता है कि यार मैं ना काम ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर काम नहीं करूंगा तो जॉब से निकाल देंगे, बेटर चीज है मेरे को ये काम लेना ही नहीं है। दूसरा, सब सबऑर्डिनेट अनविलिंग टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ड्यू टू डिजायर टू प्ले सेफ, डिजायर टू प्ले सेफ बाय डिपेंडिंग ऑन द बॉस, मतलब ऐसा सोच रहे कि अगर मैं ले लूंगा तो बॉस मेरे को डांटेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीए में हम, ठीक है, हम बन गए या सीए बन गए, और अपने को ऐसा बोला कि रिटर्न फाइल करना है, तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि भैया सर मतलब कोई अदर पर्सन कर रहा है, हमको सिर्फ देख के सीखना है, ठीक है, हम पूरा पूरा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि ये काम पूरा का पूरा हम करेंगे, तो अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमको डांटेंगे, बेटर चीज है हम अथॉरिटी नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट वन, अ सबऑर्डिनेट हु इज अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक, जिनको लगता है कि भैया गलती से हम डरते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली वही पर्सन नहीं लेगा अथॉरिटी जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको मिस्टेक करने से डरता है, जिसको बॉस की डांट से डर लगता है, ठीक है। When subordinate are already overburdened, अब मेरे को काम देंगे कि भैया आप ये काम करोगे, मैं बोलूंगा भैया ऑलरेडी का बहुत काम है, मैं काम नहीं लूंगा, ओवरबर्डन है। Subordinate are like to avoid the delegation when adequate information, working facility and resources are not available, बोल रहे भैया information, working facility and resources are not available, ठीक है। अब हमको बोल रहे कि भैया आप ना ये परचेज करके आओ, हम कौन है, अभी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। हमने मिडिल मैनेजमेंट वाला हमको बोल रहा है कि भैया आप जाइए और परचेज करके आइए, हम बोले भैया परचेज करने के लिए जाने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि पैसा चाहिए वहां पे जाने का, ट्रांसपोर्ट का, वो सब चीजें, वो भैया वो तो नहीं मिलेगा, आपको अपने हिसाब से सब देखना है, तो मैं क्यों बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो, सबऑर्डिनेट मे नॉट कम फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी व्हेन नो इंसेंटिव आर अवेलेबल टू देम, मतलब कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, अगर मैं ये काम करूंगा तो उसको बोलना चाहिए कि अगर तुम ये काम अच्छे से करके आओगे तो तुम्हें 5% इसमें से कमीशन मिल जाएगा, तो अगर मेरे को या कमीशन या इंसेंटिव, अगर अच्छा काम करूंगा तो कोई बोनस, ये सब चीजें अगर नहीं मिलेगी तो मैं काम क्यों करूंगा, ठीक है, मतलब मेरा रूटीन काम है वही करूंगा ना, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों लूंगा, ठीक है। तो इसके रीजन के कारण सबऑर्डिनेट मतलब जिसको एक्चुअल में काम करना है वो मना कर देता है काम लेने से। अब आते हैं इफेक्टिव डेलीगेशन, मतलब कब हम मानेंगे कि डेलीगेशन जो है एकदम से परफेक्ट हुआ है, वो हम जानने वाले हैं कौन से फैक्टर्स से। फंक्शनल डेफिनेशन, फिर आता है डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड, पैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, एब्सोलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके बारी बारी देखते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कब हम मानेंगे कि डेलीगेशन जो हुआ है वो एकदम परफेक्ट हुआ है। बिफोर डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी अ मैनेजर शुड डिफाइन द क्लियरली फंक्शन, भैया पहली बात तो ये कि जिसको हमें जो काम देना है वो क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि तेरा फंक्शन क्या है, तेरा काम क्या है, तब हम मानेंगे कि सही तरीके से डेलीगेशन हुआ है। डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड, सामने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। ऑथोरिटी शुड बी डेलीगेटेड ओनली आफ्टर द रिजल्ट टू बी अचीव्ड बाय सबऑर्डिनेट्स आर डिसाइडेड, ठीक है। दिस विल बी अनेबल देम टू नो बाय द व्हाट स्टैंडर्ड दिस परफॉर्मेंस विल बी जज, मतलब हम उसको ऑथोरिटी शुड बी डेलीगेटेड ओनली आफ्टर द, हम उसको बोलेंगे पहले एक छोटा सा रिजल्ट देंगे, अगर वो अचीव कर पाता है फिर हम उसको बड़ी अथॉरिटी देंगे कि हाँ भैया पहले तुम 100 केजी मटेरियल परचेज करके दिखाओ, अगर उसने अचीव कर लिया हम उसको ज्यादा अथॉरिटी देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट वन इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे कि 1000 केजी परचेज करके आओ, बट उसको बोला 100 केजी से अगर ऊपर परचेज किया ना तो कान के नीचे बजाएंगे, अथॉरिटी नहीं दे रहे हो भैया, काम दे रहे हो बट अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, तो काम कहां से होगा। दोनों साथ में दोगे तभी हम बोलेंगे कि आपने जो डेलीगेशन किया अथॉरिटी का वो परफेक्टली किया है। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं कम हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जब रिवीजन करना है तब आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एब्सोलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पहली तरीके से सही तरीके से पता होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं मिडिल मैनेजमेंट वाला हूँ तो मैं नीचे वाले को अथॉरिटी दे रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल गया, नहीं भैया। मैं नीचे वाले को डांटूंगा तो मेरे ऊपर वाला मेरे को तो डांटने ही वाला है, मैं ऐसा नहीं बोल सकूंगा एक काम करो तुम डायरेक्ट नीचे वाले को डांट दो, मैं बीच में से निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। वो बोलेगा मैंने तो तुमको काम दिया था, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नीचे वाले को बोलूंगा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ऐसा नहीं कि हम बीच में से निकल सकते। नो मैनेजर कैन अवॉइड, नो मैनेजर कैन अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई उसे अवॉइड नहीं कर सकता बाय डेलीगेटिंग हिज अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, मतलब मैं नीचे वाले को अथॉरिटी देके ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं भैया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले को आंसर करना है, ठीक है।
यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि अब देखो डेलीगेशन ऐसे होना चाहिए कि एक पर्सन को एक ही पर्सन क्या करे, कमांड दे। मतलब मैंने नीचे वाले को अथॉरिटी दिया कुछ कि ये काम करनी है, दूसरा पर्सन भी उसको अथॉरिटी दे रहा है ये काम करो, तो बेचारा बोल के भैया काम किसका करना पहले ये बताओ, आपका करूँ कि उसका करूँ। ठीक है, तो अगर डेलीगेशन सही तरीके से हुआ कब मानेंगे इफेक्टिव, जब एक ही पर्सन उसको अथॉरिटी कमांड कर रहा है। एट वन टाइम अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव अ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी टू वन सीनियर। ठीक है, सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सीनियर को वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर दो लोगों से होगा तो काम ही सही से नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट वन, वेल डिफाइन लिमिट ऑफ अथॉरिटी। मतलब उनको लिमिट भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, भैया तुम मैक्सिमम 15 रुपए दे सकते हो, दिस इज योर लिमिट, ऐसा नहीं अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, दिस विल अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द अथॉरिटी एंड विल अलाउ द सबऑर्डिनेट टू एक्सरसाइज इनिशिएटिव। He should refer those matters to superior which are outside the limit। मतलब वो मेरे को उसी मैटर के बारे में बात करेगा जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है। मतलब अगर मैंने उसको बोला तो 15 तक परचेज कर सकता है, मतलब वो 12 रुपए 13 रुपए 14 रुपए तक का वो क्या कर सकता है, भैया बार्गेनिंग कर सकता है, उसके साथ बात कर सकता है। मतलब उसके लिए वो मेरे को कॉल नहीं करेगा भैया 13 रुपए पे परचेज कर लो, बोला तो सही है 15 तक कर ले, बात खत्म। वो तभी मेरे को बात करेगा जब उसकी लिमिट से बाहर है। He should refer those matters to superior which are outside the limit of the authority। उसकी अथॉरिटी से बाहर है तभी मेरे को वो क्या करेगा, रीच आउट करेगा। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल्स, मैनेजर ऑफ एट ईच लेवल शुड मेक ऑल द डिसीजन विद इन their jurisdiction। They should avoid the temptation to refer this superior decision which they are authorized to take themselves। मतलब जब खुद डिसीजन ले सकता है तो उसको रिफर नहीं करना चाहिए, जो ऊपर वाले में बोला वही। ओनली मैटर आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी शुड बी रिफर टू सुपीरियर। देखो वही चीज वही लाइन लिखी हुई है, डेट टू डेट। ठीक है, तो कब हम बोलेंगे कि आपने जो अथॉरिटी डेलीगेट की है, इंसेंटिव मतलब बोनस प्लान ये सब चीजें उसे बोलते हैं इंसेंटिव देना, इंसेंटिव देना बोनस देना, समझ में आए इंसेंटिव। कोई अच्छा काम किया तो हम उसको इंसेंटिव देते कि हाँ भैया तुमने अच्छा काम किया, ये लो इंसेंटिव। ठीक है, बोनस टाइप। ठीक है, इफेक्टिव डेलीगेशन कब हम मानेंगे, सबसे पहला सामने वाले को बोल दिया तेरा काम क्या है, क्लियरली बोला तेरा काम क्या है। दूसरा, हमने उसको बोला कि रिजल्ट क्या चाहिए। तीसरा, हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों अच्छी तरीके से दी है, जितनी अथॉरिटी उसके लिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। चौथा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि बीच वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी हंसने हट नहीं सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही पर्सन उसको अथॉरिटी देना चाहिए, दो पर्सन नहीं देना चाहिए। छठा, वेल डिफाइंड लिमिट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की उसकी एक लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। एंड सातवां, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, मतलब उसकी लिमिट से बाहर जाए तभी मेरे को वो रीच आउट करना चाहिए। अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी। क्या बोले भैया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी। वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ जस्ट 30 सेकेंड्स। मैं यहीं पे बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। 30 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद अपन शुरुआत। चलो लेट्स गो बेटा, बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी। देखो दोनों का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी रहती है। ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, मेरे को पूछ के कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैंने नीचे वाले को अथॉरिटी दिया, अथॉरिटी वो दूसरे को देगा, वो दूसरे को देगा, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सबके पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी है काम करने की। अब कौन सा अच्छा,
आप बोलोगे भैया डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, स्पीड में काम होगा, हमने काफी सारे बेनिफिट्स भी देखे अथॉरिटी डेलीगेट करने के, तो वो अच्छा है। बेटा डिपेंड्स करता है। डिपेंड्स यानी कि देखो, अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, 10-12 लोग काम कर रहे हैं, तो सबको अगर हमने अथॉरिटी दे दी तो सब अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। बेटर चीज़ है कि सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे हो जहाँ पे कम प्रोडक्ट है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कम लोग हैं, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अच्छा है। जहाँ बड़े लोग, बड़ी लोग, मतलब बड़े काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे जगह पे अपनी ब्रांच है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, अपने अपने जलवे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है ये बुरा, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे ऊपर आपको डेफिनेशन जैसा दिया हुआ है, फटाफट से पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर ऑपोजिट टर्म, दोनों ऑपोजिट टर्म है। They refer to the location of the decision making authority in organization. Centralization implies the concentration of authority at top level. Centralization का मतलब क्या है कि टॉप लेवल के पास ही एक अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब में बांट देना। अथॉरिटी क्या करना, डिस्पर्सल मतलब बांट देना, सब में अथॉरिटी को बांट देना, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है एलन ने। Centralization is a systematic and consistent reservation of authority. It's a reservation of the authority at central point. And decentralization का मतलब क्या होता है, decentralization applies in the systematic delegation of authority. ऐसा बोलते हैं delegation of authority. Decentralization को बोल रहे भैया कि delegation of authority है, ठीक है। आ जाइए, decentralization refers to the systematic effort to delegate the lowest level to the lowest level all authority except the which can only be exercised at a central point. इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वही चीज दी हुई है हर जगह पे, सिंपल सा मीनिंग ये है। सेंट्रलाइजेशन एक पर्सन के पास अथॉरिटी रहेगी, डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल तक हम अथॉरिटी को क्या करेंगे, देते जाएंगे, उससे हम बोलते हैं भैया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चलो आ जाइए, अब बात करते हैं सीधा डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। अब आप बोलोगे भैया डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक नहीं हुआ, नहीं बेटा एक नहीं हुआ। देखो दोनों का मैं पहले अपनी लैंग्वेज में डिफरेंस समझा देता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने नीचे वाले को अथॉरिटी दिया, दैट्स इट डेलीगेशन, मतलब वहां पे खत्म हो गया, उसे बोलते हैं डेलीगेशन, मतलब मैं अपनी अथॉरिटी दूसरे बंदे को दे रहा हूँ, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैं नीचे वाले को दे रहा हूँ और नीचे वाला उसके नीचे वाले को, उसके नीचे वाले उसके नीचे वाले को, मतलब टिल जहां तक काम नहीं हो रहा उस तक अथॉरिटी पहुंचना, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मेरे से लेके नीचे के लेवल जो काम कर रहा है वहां तक अथॉरिटी पहुंचती है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एंड डेलीगेशन का मैंने एक ही पर्सन को दिया है, मैंने सबको नहीं बोला कि भैया तू नीचे वाले को दे, तू नीचे वाले को दे, ठीक है। मैंने नीचे वाले को दिया अथॉरिटी, दैट्स अ डेलीगेशन। मैंने नीचे वाले को दिया और नीचे वाला उससे नीचे वाला उससे नीचे वाला उससे नीचे वाला टिल लास्ट पर्सन तक पहुंचती है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, आ जाइए। अब देखो ये आपको पूछ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा कि डेलीगेशन, ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से बनता है, ठीक है। अब देखो फिर से एक और बार समझाते हैं। टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को करेगा अथॉरिटी, इसे बोलते हैं डेलीगेशन। मिडिल मैनेजमेंट लोअर लेवल को करेगा, इसे भी बोलते हैं डेलीगेशन। लोअर लेवल में वर्कर को करेगा, इसे भी बोलते हैं डेलीगेशन। बट इन सबको मिला के हम बोलते हैं भैया डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? तो बड़ा कौन है? ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा है, डेलीगेशन उसका एक पार्ट है। चलो तो पहली लाइन, डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन डेलीगेशन, आपको ये समझ में आ गया होगा। डेलीगेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन टू अनदर। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी, डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के हर पर्सन तक पहुंचाना, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, वेरस डिसेंट्रलाइजेशन इज द एंड रिजल्ट। ये क्या होता है? डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी एक से दूसरे पर्सन को देना, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एंड रिजल्ट,
which achieved when delegation is systematically achieved when delegation repeated up to lower level। मतलब एक डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दी, बट डिसेंट्रलाइजेशन तब बोलते हैं कि जब ये डेलीगेशन तब तक हो जब लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटी पहुंच जाए। ठीक है, मतलब टोटल ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। डेलीगेशन वन इंडिविजुअल टू अनदर होता है, ठीक है, और वहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द फुलेस्ट पॉसिबल डेलीगेशन इज मेड। मतलब जब तक हम अथॉरिटी दे सकते हैं तब तक हमने दे दी, उसे हम बोलते हैं भैया डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन, डेलीगेशन। डेलीगेशन कंट्रोल रेस्ट एंटायरली विद द सुपीरियर। इसमें कंट्रोल सुपीरियर पास रहता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट एक्सरसाइज ओनली ओवरऑल कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है, एंड डेलीगेट द अथॉरिटी फॉर डे टू डे कंट्रोल टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर। मतलब टॉप मैनेजमेंट सिर्फ ओवरऑल चीजें देखता है, बाकी सब चीजें डिपार्टमेंट वाले देखते हैं। यहाँ पे डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में कंट्रोल जो होता है वो सब सुपीरियर के पास रहता है, मतलब उसके ऊपर वाले के पास रहता है। Delegation is a must for management as a subordinate must be given a sufficient authority to perform their duties. Delegation is must है, delegation authority देना बहुत जरूरी है। Is a must for management as a subordinate given a sufficient authority to perform their duties. उसकी is a must for perform the duties. ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको ऑथोरिटी डेलीगेट नीचे वाले को करना पड़ेगा। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने नीचे वाले को अथॉरिटी दिया तो वो भी नीचे वाले को अथॉरिटी दे। ठीक है, वो अगर नहीं देना चाहता तो नहीं देगा। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है, बट डेलीगेशन जरूरी है। डेलीगेशन इज द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ये एक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, हाउ आर डिसेंट्रलाइज बोथ फिलोसॉफी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक्निक। ये फिलोसॉफी का मैनेजमेंट एंड उसकी टेक्निक की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अगर हम अपनी जो ऑथोरिटी है वो नीचे लेवल तक पहुंचाए, टॉप मैनेजमेंट मेरे को दे, मैं नीचे वाले को दूं, वो उसके नीचे वाले, वो उसके नीचे वाले, अगर हम ऐसे चेन बनाएंगे ऑथोरिटी नीचे नीचे देने का, तो हमें क्या बेनिफिट होगा, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन? रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा कि हाँ भैया सबको अपना अपना काम मिल गया, अथॉरिटी मिल चुकी है, वो अपनी अपनी अथॉरिटी के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे, मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प इन रिडक्शन रिडक्शन ऑफ द वर्कलोड ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स। मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। सबको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को इतना राइट मिला है, राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या है, राइट टू टेक डिसीजन। अब सबको अथॉरिटी कुछ ना कुछ मिली है तो सबको ऐसा लगेगा हाँ भैया मेरे पास राइट है, वो सब अच्छा फील करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द लोअर लेवल एम्प्लॉय। लोअर लेवल को भी लगेगा कि मेरे को इतना डिसीजन दिया, बहुत अच्छी बात है, तो उसको भी अच्छा फील होगा। नेक्स्ट वन, क्विक डिसीजन। अब सबको अपना डिसीजन लेने का राइट है कि भैया तुम 12 रुपए तक डिसीजन ले सकते हो, मैं 15 तक, ऊपर वाला 20 तक, तो सबका अपना डिसीजन लेने का राइट है, तो क्विकली डिसीजन होगा और क्विकली काम होगा। अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑथोरिटी टू मेक डिसीजन are placed in hands of those who are responsible for executing the decision. As a result, more accurate and faster decision can be taken. जल्दी से हम फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन को ले सकते हैं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब हम इजीली ग्रो कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि हम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम चॉकलेट बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना चॉकलेट शेक भी बनाना शुरू करें। ठीक है, चॉकलेट ब्राउनी बनाना शुरू करें, चॉकलेट आइसक्रीम बनाना शुरू करें, तो हम डाइवर्सिफाई भी इजीली कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। व्हेन अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज, सबऑर्डिनेट गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर ओन जजमेंट। सब अपना अपना जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर ओन जजमेंट। अब इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब अगर मैंने नीचे वाले को बोला कि तू कुछ भी करके 15 रुपए पे रॉ मटेरियल परचेज करके आ, तो वो अपना दिमाग लगाएगा, वो अपने आप में डिसीजन लेना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा, उसका भी डेवलप होगा, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, नीचे वाला मेरे से कम्युनिकेट करेगा, मैं ऊपर वाले से कम्युनिकेट करूंगा, तो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन इसमें रहेगा जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज वाइडर एंड देयर आर फ्यूअर हायरार्किकल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे अंडर में कितने ऐसे लोग हैं जो मैंने जितनी अथॉरिटी दी वो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज वाइडर, मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता है। एंड देयर आर फ्यूअर हायरार्किकल लेवल, मतलब हायरार्की जो होती है उसके लेवल जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सबको हम
क्या कर रहे हैं, ऑथोरिटी डिवाइड कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत ईजी होगा, कम्युनिकेशन बिकम मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल, मैनेजर एट लोअर लेवल हैव एडिक्वेट अथॉरिटी टू मेक चेंजेस इन द वर्क और वन असाइनमेंट। लोअर लेवल के मैनेजर भी क्या कर सकते हैं, ऑथोरिटी टू टेक मेक चेंजेस इन वर्क असाइनमेंट, मतलब उनको जितना वर्क असाइन हुआ है वो इजीली उनके हिसाब से, ऑथोरिटी के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वर्क को चेंज कर सकते हैं, एफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल करेंगे। टू चेंज द प्रोडक्शन शेड्यूल, वो प्रोडक्शन शेड्यूल को चेंज करने के लिए, टू रिकमेंड द प्रमोशन एंड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन देयरफॉर मोर इफेक्टिव सुपरविजन कैन बी एक्सरसाइज इजीली। अब देखो हर एक को अथॉरिटी दिया हुआ है अपने अपने हिसाब से काम करने का, तो उसके ऊपर वाला क्या करेगा, उसका कंट्रोल रखना शुरू करेगा, मैं नीचे वाले को कंट्रोल करूंगा, नीचे वाला उसके नीचे वाले को, तो इससे क्या होगा, एकदम से कंट्रोल वाली सिचुएशन परफेक्टली चलेगी। मतलब मेरे को सबको देखने की जरूरत नहीं है, मेरे नीचे वाला उसके नीचे वाले को देखेगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को देखेगा, इससे क्या होगा, परफेक्टली कंट्रोल वे में ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि जिसपे नुकसान भी होंगे। अगर हम डिसेंट्रलाइज कर लेंगे तो क्या क्या चीजें नुकसान होगी वो हमें यहाँ पे देखनी बहुत जरूरी है। लेट्स गो बेटा, जान लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेंसिव, अगर सबको अथॉरिटी देने जाएंगे तो खर्चे वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। इनक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब सबको हैंडल करना, किसने कितनी अथॉरिटी पे हिसाब से काम किया नहीं करना नहीं किया, वो सब चीजें देखना जानना, उसमें काफी सारा एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, अब इतने सारे लोगों से को अथॉरिटी होगी तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हो जाएगी। ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन इज एंजॉयज सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब देखो सबको अपनी अपनी अथॉरिटी मिल चुकी है तो सब अपने अपने डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में जाएंगे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में लीड टू इनकंसिस्टेंसी व्हेन द यूनिफॉर्म प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड, मतलब जो प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है वो नहीं हो रही है। क्यों, मैंने आपको कोई अथॉरिटी दी, आपने नीचे वाले को दे दी, मैंने आपको बोला इसी रास्ते से जाना है, ठीक है, बट आपके जो नीचे वाला है उसने क्या सोचा, मेरे को तो वो गोल को अचीव करना है, मैं कैसे भी करूं, उसके नीचे वाला भी यही सोचेगा, मेरे को तो गोल को अचीव करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को लेना है, तो सब अपने अपने वे से नहीं जाएंगे, अलग अलग वे से जाएंगे। नैरो प्रोडक्ट लाइन, डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्स द प्रोडक्ट लाइन शुड बी ब्रॉड इनफ टू परमिट क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, छोटे से यूनिट में आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स, देखो आपने देख लिया क्योंकि बहुत नैरो प्रोडक्ट लाइन होती है, मतलब 2-3 प्रोडक्ट होती है, उसमें आप क्या डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, मतलब बाहर के कुछ प्रॉब्लम्स, डिसेंट्रलाइजेशन मे नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मार्केट अनसर्टेनिटीज, मार्केट की अनसर्टेनिटी के कारण आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकोगे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उस सब के रीजन के कारण शायद आप डिसेंट्रलाइजेशन ना भी कर सको। तो ये तो उसके डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। आ जाइए, कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिसेंट्रलाइजेशन को डिटरमाइन करते हैं। लेट्स गो। व्हाइल डिसाइडिंग द डिग्री ऑफ स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हम कितने लेवल तक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके कुछ फैक्टर्स देखने वाले हैं। सबसे पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर जितना बड़ा साइज होगा हम उतना डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा करेंगे। छोटा फर्म है तो भैया हम ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। आ जाइए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पे ग्रेटर नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अगर छोटा फर्म होगा, अगर स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो वहां पे इन रिलेटिवली वहां पे क्या होगा, कम डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो सबसे पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आ जाइए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, फिर अपन बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस व्हेन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द एंटरप्राइज आर जियोग्राफिकली स्केटल्ड, मतलब जियोग्राफिकली बहुत, भैया हमारी ब्रांच मुंबई में भी है, अहमदाबाद में भी है, दिल्ली में भी है, आउट ऑफ इंडिया भी है, तो अगर आपका जियोग्राफिकल बहुत बड़ी ब्रांचेस है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल बिकम वेरी डिफिकल्ट, सेंट्रलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपको ज्यादा डाइवर्सिफाई करना है या आपका बिजनेस ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिफाई है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है आपके पास,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। अब टाटा के पास काफी सारी अलग अलग डाइवर्सिफाइड है, टाटा स्टील भी आता है, टाटा नमक भी आता है, तो रतन टाटा बोलेंगे कि मैं ही डिसीजन लूंगा सब बिजनेस में, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज में डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। In a company having a several diverse product line, decentralization is not only necessary but beneficial। सिर्फ जरूरियात नहीं है, बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि टाइम सेव करेगा, इजीली आप डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, फिर आपका आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। इट इज एडवाइजेबल टू डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी ओनली व्हेन, तभी हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए जब आपका जो मैनेजर है लोअर लेवल का वो अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसे अंधाधुंध डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, अगर नीचे वाला पर्सन काम करने लायक हो तो ही उसको अथॉरिटी देनी चाहिए। आउटलुक ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, व्हेन द टॉप एग्जीक्यूटिव्स बिलीव्स इंडिविजुअल फ्रीडम, जब टॉप एग्जीक्यूटिव ऐसा चाहता है कि सब पर्सन अपने अपने हिसाब से फ्रीडम से काम करे, तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन एंड सेल्स डिसेंट्रलाइज ज्यादा होना चाहिए देन स्टाफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे कि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा काम है, काम के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अगर किसी पर्सन को हायर करना है, एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स वाला, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम रखेंगे, एक ही पर्सन के पास अथॉरिटी रहेगी। बट प्रोडक्शन है, सेल कैसे बढ़ाना है, उन सब में हम डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर, अगर आपके पास कंट्रोल प्रोसीजर नहीं है तो भी आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो अच्छा प्लानिंग एंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, सुपीरियर वन मोर विलिंग टू अलाउ द सबऑर्डिनेट टू मेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली। अगर आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी है तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो लोअर मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का राइट देता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, environmental factor exercise significant influence on the degree of the decentralization. For example, where the business condition are highly uncertain, high degree of freedom to operating unit may be endangered to the very existence of the enterprise। जब भैया कंडीशन सही ना हो तब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहिए, तब सेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की नैया को डुबा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जहां से आपको पता चलता है कि क्या मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला साइज के हिसाब से, ठीक है, साइज बड़ी है तो करोगे वरना नहीं करोगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ऑपरेशन के बारे में बात करोगे, अगर जियोग्राफिकली बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल, अगर कॉम्पिटेंट पर्सनल मतलब जो काम कर सके ऐसा पर्सन अपने पास है तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्या करोगे क्या नहीं करोगे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन बोल रहे आउटलुक ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट ऐसा चाहता है कि सब अपने अपने हिसाब से फ्रीडमली काम करें तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। नेचर ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है उसको देखोगे, अगर जिसमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं है वहां पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी होगी तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। प्लानिंग कंट्रोल अच्छा होगा तो ही करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। ठीक है, और सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी तो नहीं करोगे। ठीक है, चलो, पर्पस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, एक ही पर्सन के पास सारी पावर है, ठीक है, वही सब डिसीजन लेगा। पर्पस क्या है, क्यों हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, आ जाओ। टू फैसिलिटेट द पर्सनल लीडरशिप इन द अर्ली स्टेज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इन स्मॉल फर्म, ये कब होता है, अर्ली स्टेज ऑफ एंटरप्राइज या तो स्मॉल फर्म में होता है। ठीक है, टू प्रोवाइड द इंटीग्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो, सबको काम बांट दिया तो इंटीग्रेशन ही होगा, मतलब काम कैसा चल रहा है उसका कंट्रोल सही तरीके से नहीं दे पाएगा। इसलिए भैया इंटीग्रेशन मतलब एक साथ काम चले, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशन रखते हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छे से, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इज एसेंशियल टू सक्सेस ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं होगा तो सक्सेस नहीं होगा, इसलिए सेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, अर्ली स्टेज में होगा या कोऑर्डिनेशन के लिए करने के लिए। टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फंक्शन, मतलब हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए। मैं कहूँ ज्यादा प्रोडक्शन करना है, नीचे वाला सोच रहा है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्शन करना है, तो यूनिफॉर्मिटी वे में नहीं जा रहा है, तो उसको यूनिफॉर्मिटी वे में जाने के लिए एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी रहनी चाहिए। वेयर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉलिसी एंड एक्शन इज रिक्वायर्ड, अथॉरिटी में भी सेंट्रलाइज, अथॉरिटी कैसे होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए एट द टॉप। नेक्स्ट वन,
टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सेंट्रलाइजेशन हेल्प टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मैंने 2% को सेम अथॉरिटी दे दी परचेज करने के लिए, तो दोनों जाके कहीं से परचेज करके आ जाएंगे भैया, ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप मतलब एक काम कर रहा है दूसरे उसके ऊपर दूसरा भी वही काम कर रहा है, तो एक काम 2 बार करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं भैया, ओवरलैपिंग को हटाने के लिए। तो सेंट्रलाइजेशन के ये कुछ पर्पस थे। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन के बारे में। एक मिनट, ओके ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ही है, ठीक है। चलो, मैं सोचा भैया गलती से डाल दिया क्या इन्होंने, नहीं। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कब हम बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव है, भैया ये आ नहीं क्या था क्या, कहीं पे आया क्या ये? नहीं, वो तो डेलीगेशन आया था ना, इफेक्टिव डेलीगेशन आया था। हाँ, इफेक्टिव डेलीगेशन आया था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आया। चलो कोई नहीं, आ जाओ। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन कब हम बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। सबसे पहला, अप्रोप्रिएट सेंट्रलाइजेशन। Appropriate centralization and decentralization can be effective when there is a centralized authority for overall plan and control. The centralized authority for overall plan and control, ये कहना चाहता है कि डिसेंट्रलाइज करने के लिए आपका सेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये बेटा कि देखो, डिसेंट्रलाइज कब होगा, पहले तो सेंट्रलाइज ही होगा ना, मतलब पहले एक पर्सन टॉप मैनेजमेंट के पास क्या होगा, पावर होगी, वो क्या करेगा, नीचे वाले को देगा, वो नीचे वाले को नीचे, इसे को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है भैया। बट पहले इसके पास अगर अच्छी पावर होगी, मतलब ये इसका डिसीजन मेकिंग, इसका सेंट्रलाइजेशन अगर अच्छा होगा, तो ही वो अच्छी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन requires large number of highly competent managers। मतलब अगर आपके पास अच्छे मैनेजर नहीं होंगे तो आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पाओगे। चलो, मैं रतन टाटा है, सब बिजनेस के काम जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को देना चाहते हैं, बट उनकी कंपनी में अच्छे लोग ही नहीं है, तो अभी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। उनको पहले अच्छे लोगों को लेके आना पड़ेगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। तो मतलब हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ऐसे पर्सन होने चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, A sound communication system should be established। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगी तो भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन टेंड टू क्रिएट राइवलरी, मतलब कंपटीशन, एंड कोऑपरेटिव डिविजन्स। डिविजन्स जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके को कंपटीशन होना चाहिए और कोऑपरेटिव भी होने चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव एक दूसरे से होने चाहिए, इसके साथ कंपटीशन नहीं होगी ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और आपकी क्लास में आपका 70% आया, कितना 70, और आप क्लास में फर्स्ट रैंक पे आए, सेकंड नंबर का 58% आया, फिर सबके 50% के अराउंड। अब मेरे को ये बताओ कि क्या आप मेहनत करोगे, ज्यादा नहीं करोगे? आपको पता है भैया 70% पे वैसे भी मेरा पहला नंबर आ जाता है, मैं क्यों मेहनत करूँ? वही चीज अगर आप 70% पे फिफ्थ नंबर पे हो, 72 वाले को फोर्थ है, 73 वाले को थर्ड है, फिर 80 वाला है, फिर 82 वाला, आप क्या सोचोगे? भैया थोड़ी मेहनत करूंगा ना, 75 पे आ जाऊंगा, सीधा फिफ्थ से थर्ड पे आ जाऊंगा। तो ये क्या होता है, कंपटीशन होता है, कहीं भी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है, एडिक्वेट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन नीड टू एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल, नीड्स एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम दैट विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, जिससे रिसोर्सेज हम क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन आपको इफेक्टिव चाहिए, तो सबसे पहली बात सेंट्रलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कोऑर्डिनेशन, पांचवा कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। 4C, एक एम, 4C सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, और एक एम मैनेजर वाला, ठीक है।
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आगे आपको बता दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे अंडर में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, यस श्रुति, यस यस यस। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये कि मेरे अंडर में कितने ऐसे लोग हैं जो मैं कहूं उस हिसाब से काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आल्सो नोन एज, अब देखो ये आपको याद रखना है, आल्सो नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरविजन और स्पैन ऑफ ऑथोरिटी। रिप्रेजेंटेड द न्यूमेरिक लिमिट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट न्यूमेरिक लिमिट ऑफ द सबऑर्डिनेट टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल बाय द सिंगल सुपरवाइजर। मतलब मेरे अंडर में, मेरे एक सिंगल सुपरवाइजर के अंडर में कितने लोग हैं जिसको मैं क्या कर रहा हूं, मेरे सबऑर्डिनेट है, जिनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूं और कंट्रोल भी कर रहा हूं। ठीक है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ द रिलेशनशिप प्रोपाउंडेड बाय ग्रेक्यूनास। ग्रेक्यूनास ने ये भैया दिया हुआ है। ठीक है। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, इसको अपन ब्लू से हाईलाइट करेंगे। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन थियरी ऑफ द, नाम ही डायरेक्टली हाईलाइट कर देना, बाय ग्रेक्यूनास। ठीक है। और फ्रेंच मैनेजमेंट, ये कौन है भैया? फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। ठीक है। उसने क्या कहा? उसने कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस हिसाब से नंबर ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली कितना रिलेशन है। ए का बी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, बी का सी के साथ ये दूसरा डायरेक्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन कितने हैं। ठीक है। वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो उसको अपन कैसे हाईलाइट कर रहे हैं? एन से। नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशन एन, एन माइनस वन से। नंबर ऑफ ग्रुप रिलेशन एन ब्रैकेट में 2n-1 से अपन यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एन 2n डिवाइड बाई, अब देखो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है। ओल्ड बुक में ये शायद एग्जांपल भी नहीं दिया हुआ है, इसके ऊपर ये पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो अपन देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो कैसे इन्होंने किया हुआ है। ठीक है। तो एग्जाम्पल से अपन ज्यादा अच्छी तरीके से इसे समझ पाएंगे। आ जाओ, देखो यहाँ पे 2n-1 नहीं है, 2n-1 है, तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो सही है। तो यहाँ पे ये कुछ गलतियां है थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे लिखा है कि अपने को ऐसा लगे कि 2n-1 है, ये गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है। इस तरीके से है। तो अगर आपको गलत लिखा हुआ है तो आप इसे जरूर से सुधार लेना। ठीक है। ये आप देख लेना। ठीक है। ये वाला एक सुधार लेना सिर्फ। चलिए, क्या सुधारना है भाई? ये सुधारना है इसके बारे में, 2n-1 ऐसे लिखना है। ठीक है। आ जाओ। कंसिडरिंग द सुपरवाइजर इज अ 5 सबऑर्डिनेट। एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे अंडर में 5 लोग हैं। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? 5 लोग हैं मेरे अंडर में, तो रिलेशन कितने बने? 5, मतलब मैं 5 लोगों के साथ कनेक्टेड हूं तो n इज इक्वल टू 5। क्रॉस रिलेशन की बात करें तो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। कितना भैया? 5:1 इस तरीके से लगा देंगे तो 5 × 4 आपका हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा, सॉरी 5 ब्रैकेट में 5-1 आपका हो जाएगा 20 इज योर क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन कितने हैं? 5 है। ठीक है। क्रॉस रिलेशन कितना? 20 हो गया, ये आपका 20 हो गया। ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ये क्रॉस रिलेशन। ग्रुप रिलेशन कितने होंगे? ग्रुप रिलेशन आप फॉर्मूला का यूज करोगे, n ब्रैकेट में 2n-1 आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 75 मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा n ब्रैकेट में 2:n डिवाइड बाई 2 प्लस n-1 यहाँ पे आ जाएगा। और आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करोगे? आंसर निकाल दोगे। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिलेशन 5 दिया था, आप एज्यूम करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितना दिया है? 4 दिया है, 4 दिया है, और आप इन सबका यूज करके इसका आंसर निकालोगे। अब इससे होगा क्या भैया? अगर आपको एग्जाम पे शायद दे दे, देखो अब ये न्यू में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओल्ड में ये वाला नहीं दिया था, एग्जाम्पल नहीं दिया, और इसमें एग्जाम्पल दिया है। इसका मतलब ये है कि चांसेस है कि आपको ऐसा दे दे कि डायरेक्ट रिलेशन इज 4, तो प्लीज हमें ये बताइए कि क्रॉस रिलेशन कितने होंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ही आप बता पाओगे। हाँ भैया, अब मुझे ये बताओ, डायरेक्ट रिलेशन अगर 4 है तो क्रॉस रिलेशन कितने होंगे? भैया 4-1 3, तो 4 × 3 12, तो इसके डायरेक्ट रिलेशन कितने आएंगे? 12। समझ में आया? तो आपको ये पूछे जाने के चांसेस है भैया। देखो पहले मेरे को लगा कि सिर्फ इतना ही दिया, बट देखा नहीं कि भैया ये भी दिया है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये न्यू एडिशन है तो ये आपको दिया जाएगा। ओल्ड वालों को भी ध्यान में रखना है भैया, ऐसा दे सकते हैं। बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन 4 है तो क्रॉस रिलेशन कितना होगा? 12। आपको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन 4 है तो ग्रुप रिलेशन कितना, तो आपको इस फॉर्मूला में यूज करके आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्रुप रिलेशन, नंबर ऑफ
टोटल रिलेशन, वो सब चीज़ें आपको फॉर्मूला याद कर देना, और ये 4 का जो है वो आप ट्राई करना और आंसर लिखना, तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, सब चीज़ें होती है खत्म। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए क्या कर देता हूँ, पेजेस रख लेता हूँ, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए, और बाकी पूरा का पूरा अगर आपको ये चाहिए तो एप्लीकेशन में से भी आपको मिल जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अपलोड हो जाएगा, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला देख लेना है क्या? एक बार रुको, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना है क्या? कितना है देख लेते हैं, आजा, रुको रुको, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, बहुत छोटा है ना। आजा, तो एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं, बहुत छोटा है। तो इस चैप्टर का जितना कॉमन पार्ट है वो मैं कंप्लीट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, तो इसी में कर लेते हैं, आ जाओ, क्योंकि एक ही पार्ट बाकी है और उसके लिए अपन पूरा अलग से लेक्चर ले बेटर चीजें आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स बिगिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है भैया? किसी को काम देना कि भैया तुम्हें ये काम करना ही है, अगर नहीं करोगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिम्मेदार ठहराना, इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ठीक है, द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इज used in management literature in two different senses. Some writers have defined it as a duty or task. किसी ने duty और task कहा है, ठीक है, by virtue of his position in the organization. एक सेकेंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमी, अब देखो यहाँ पे अगर नाम लिखा है ना, हार्ले, एमी हार्ले ने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। आजा बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेटा खत्म ही कर देते हैं, मुझे पता था कि अब चलेगा इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि आ जाइए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी को काम दे रहे हैं, ठीक है, किसी को टास्क दे रहे हैं। एमी हार्ले क्या बोलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू विच अ पर्सन इज बाउंड। ड्यूटी जो उस पर्सन को बाउंड करता है बाय रीजन ऑफ हिज स्टेटस और टास्क, उसको स्टेटस के लिए वो क्या करता है? बाउंड करता है। इन अ मोर कॉम्प्रेसिव सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं कि ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, टू परफॉर्म ड्यूटी असाइन टू हिम। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कुंज ने, क्या दिया है भैया? रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू हुम द ड्यूटी हैज बीन असाइंड। सेम चीजें ऊपर लिखी हुई है, सेम टू सेम लाइन यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें क्या हाईलाइट करें? सेम चीजें ऊपर हाईलाइट कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के? आ जाइए जान लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड टू ह्यूमन बीइंग। अब सिंपल सी बात है, मैं कैमरा मैन को बोल सकता हूँ कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैप्चर ऑल द पिक्स। ठीक है, हर एक पर्सन के फोटो कैप्चर करना आपकी जिम्मेदारी है। स्टडी बडी क्लब का एनुअल फंक्शन होता है, सब स्टूडेंट्स आते हैं, सीए में सब वाले 11th 12th वाले, और उनमें फोटोज कैप्चर करना, भैया वो फोटोग्राफर को बोल सकता हूँ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कैमरे को जाके नहीं बोल सकता बेटा इधर आ, ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई नया पर्सन आ जाए, ठीक है, उसका शटर बंद हो गया, आप फोटो क्लिक कर लेना, ऐसा नहीं होता भाई। ये हम ह्यूमन बींग को ही एलोकेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइज फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट रिलेशन। मतलब ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे सकता है। सबऑर्डिनेट ऐसा नहीं बोलेगा मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट तेरे को ये काम करना है, नहीं भैया, ये सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी कंटिन्यू ऑब्लिगेशन और कन्फाइंड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द सिंगल फंक्शन। एक ऑब्लिगेशन है आपका, ठीक है, कंटिन्यू ऑब्लिगेशन है। फॉर द एग्जांपल अ सेल्स पर्सन इज कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन ऑफ द सेल्स मैनेजर। वो कंटिन्यू अपने सेल्स मैनेजर को क्या है? ऑब्लाइज्ड है, उसको पर्सन उसको बताना पड़ेगा कि कैसे वो सेल कर रहा है, कितना कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ फंक्शन और टारगेट और गोल। ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टारगेट में, गोल पे डिसाइड कर सकते हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 50 नए अकाउंट ओपन करके आओ बैंक के,
ठीक है, तो ये टारगेट हो गया, गोल वाइज होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से हो सकता है। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी is obligation of subordinate. Essence, importance of responsibility is obligation of subordinate to perform the duty assigned to him. Responsibility is a derivative of authority. When a subordinate is delegated authority, when subordinate is delegated the authority, he is become responsible to his superior for the performance of assigned task. फॉर अ प्रॉपर यूज ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी, मतलब अगर मैंने किसी को अथॉरिटी दिया था कि तुम ये परचेज करके आओगे 15 रुपए तक, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है कि 15 तक उसको परचेज करना है। ठीक है, तो वो क्या है, अकाउंटेबल है, वो क्या है भैया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। ये चीजें मैंने ऑलरेडी भी समझा दी कि टॉप मैनेजमेंट अगर मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनाता है किसी चीज के लिए, तो मैंने नीचे वाले को रिस्पॉन्सिबल बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीच में से हट गया, मैं नीचे वाले को डांटूंगा, बट टॉप मैनेजमेंट तो मेरे को ही डांटेगा, वो सबऑर्डिनेट को पकड़ने नहीं जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करता है। ठीक है, असबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देखो, अपवर्ड फ्लो करता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, नहीं। अपवर्ड फ्लो का मतलब ये होता है कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल है और ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, द पर्सन हु एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल फॉर दिस परफॉर्मेंस। जो एक्सेप्ट करता है वो अकाउंटेबल होता है, मतलब आंसरेबल होता है उसके परफॉर्मेंस के लिए। अब यहाँ पे दिया टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन देते हैं। तो सबसे पहला है, आ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग का मतलब ये होता है भैया, हम एक ना चार्ट जैसा बनाते हैं, जो अपन बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्राफ जैसा। कैसे ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स, परचेज, लेबर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, मिस्टर झंडू, ठीक है, मिस्टर धनिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर मिस्टर क्या लिखेंगे भैया, मिस्टर कैमरा, ठीक है, कुछ भी। तो ये सब चीजों को हम क्या कर रहे हैं, टास्क, इसको भैया ये टास्क दिया है, इसको ये टास्क दिया है, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं चार्टिंग। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और दूसरा आता है रोल ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, रोल ऑफ नेगोशिएशन बाद में समझाएंगे, क्योंकि पहले चार्टिंग समझाया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। आ जाओ, रोल ऑफ चार्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। अ रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट इज नाइस वे ऑफ समराइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टास्क एंड एक्टर। हम क्या करेंगे, एक तरफ टास्क, एक तरफ एक्टर, तो सामने वाले को पता चलेगा हाँ भैया मेरा रोल कौन सा है, वो देखेगा, ओ ओके ये वाला मेरा रोल है। ठीक है, आ जाओ। द चार्ट लिस्ट एक्टिविटीज आर complicated and decisions that must be made and the individual who is responsible for each of them. Following four roles are important. चार रोल इंपोर्टेंट है इस चार्टिंग में। कौन सा, एक, इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी और डिसीजन। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी और डिसीजन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। दूसरा, उसको अप्रूव करना चाहिए कि वो भैया ये एक्टिविटी करेगा और डिसीजन लेगा। द इंडिविजुअल मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर द कंप्लीटिंग द एक्टिविटी और मेकिंग द डिसीजन। उसको हम कंसल्ट करेंगे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे अथॉरिटी को आपको परफॉर्म करना है। द इंडिविजुअल हैज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटी और डिसीजन। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसको इन्फॉर्म करेंगे, उसको सिखाएंगे कैसे करना है, उसको हम अप्रूव करेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल मानेंगे उस डिसीजन के लिए। तो मेरे ख्याल से उसको आपको नीचे से पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रोल नेगोशिएशन। रोल नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि काफी सारे लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब साथ में मिलके आएंगे, भैया मेरे को ना ये काम अच्छा नहीं लगता, तुम ये काम अच्छा कर लेते हो, तो एक काम करो, तुम ये काम कर लो, मैं आपका काम कर लेता हूँ। ऐसे ये कहते हैं रोल नेगोशिएशन। एक दूसरे को रोल नेगोशिएट कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, रोल नेगोशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट कैन सप्लीमेंट द यूज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। ये क्या है भैया, सप्लीमेंट द यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। इफ यूज प्रॉपरली, अगर इसको हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे, इट कैन लीड टू क्लियर डेफिनेशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद देम। हम क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। द बेसिक प्रॉमिस ऑफ टेक्निक इज दैट nobody गेट द एनीथिंग विदाउट द प्रॉमिसिंग समथिंग इन एक्सचेंज। मतलब किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कोई रोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर मीट द पीरियोडिक इंटरवल, वो अपने मीट पीरियोडिक इंटरवल, सॉरी, लिस्ट द रीडेडिकेशन ऑफ द टास्क। मतलब क्या करेंगे, रीडेडिकेट करेंगे उनको टास्क को। अगर कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है उसको दूसरा टास्क देंगे, वो बोलेगा मेरे को इसमें अच्छा लगता है। जो पर्सन जिसको जो अच्छा लगता है वही टास्क अपन देंगे। उसे बोलते हैं रोल नेगोशिएशन। जो काम अच्छा जो कर रहा है उसी को देंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट cluster of the task completed by organization. The second objective is to match the person
मैच द पर्सन नीड एंड द वर्क प्रेफरेंस। पहली बात तो ये कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, जिसको जो काम अच्छा लगता है, जो उसके काम के हिसाब से मैच कर रहा है, वही काम हम उसको देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेटा होता है खत्म, ठीक है। इसे एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब मैं हाईलाइट करने के लिए इसको रख लेता हूँ और आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो बेटा, सेशन के बाद आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, पेड वाला है बट फ्री में अगर अपलोड किया होगा और आप देख रहे हो, तो आपको पीडीएफ कहाँ से एक्सेस करनी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।